चलो भाई, let's start. We'll be attempting Feb 25 का paper 2-2 in today's class. Let's start off with the first question. Phosphorus and chlorine are elements in pH 3 of the periodic table. Chlorine forms 3 different compounds with phosphorus. The most common compounds are PCl3 and PCl5. कंप्लीट टेबल 1.1 आपको दोनों कंपाउंड्स दिया हुआ है, आपको बस उसका ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का और क्लोरीन का दोनों कंपाउंड्स में मेंशन करना है. तो पहले आप पहला PCl3 देख लो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज +3 एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज -1. और जो PCl5 है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज +5 एंड अगेन क्लोरीन विल बी व्हाट -1. पार्ट 2, इन अ क्लोज सिस्टम PCl3 and PCl5 exist in an equilibrium mixture as shown in reaction 1. फिर reaction 1 आपको दिया हुआ है जिसमें PCl3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है to form PCl5. Deduce 2 conditions that favor the production of PCl5 in reaction 1. आपने दो ऐसा कंडीशन बताना है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो. तो वो एक कंडीशन क्या होगा, आपको नजर आ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं, यहाँ कम है. तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तब भी टिल्ट होगा. तो आप एक क्या लिख सकते हो, हाई प्रेशर. और दूसरा जो फैक्टर आप लिखोगे यहाँ पे जो कि फेवर करेगा PCl5 प्रोडक्शन, वो आप डेल्टा एच से प्रिडिक्ट करोगे. डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, डिक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा. तो यहाँ पे आप एक और कंडीशन क्या लिख सकते हो, लो टेम्परेचर. क्या लिख सकते हो, लो टेम्परेचर. सो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ दोनों फैक्टर्स किस तरह फेवर करेंगे. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द प्रोडक्ट साइड आर लेस देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द रिएक्टेंट साइड. तो जब आप प्रेशर रेस करोगे तो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड जहाँ पे क्या होंगे, लेसर नंबर ऑफ मोल्स. डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ जीरो है, कोई मसला नहीं है. आपके पास एक यहाँ गैसेस नजर आ रहे हैं ना, कोई मसला नहीं. बस दिस इज the reaction which will be influenced by pressure. Why? Because there is one gaseous reactant आपको नजर आ रहा है लाइक. और टेम्परेचर का आपने लो क्यों लिखा, बिकॉज रिएक्शन फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है. तो आपको पता है लो टेम्परेचर विल फेवर व्हाट, विल फेवर द, आप वहाँ एक्सेस क्लोरीन कर सकते हो, फेवर कर सकते हो. इवन दैट विल बी अ मार्किंग पॉइंट. पार्ट 3, नो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो क्लोरीन का होगा वो बहुत ज़्यादा कर दो आप, तब भी हो जाएगा आपके पास. पार्ट 3, द थर्ड कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस एंड क्लोरीन W has a relative molecular mass between that of PCl3 and PCl5. Before you go to the next sentence, आप PCl3 और PCl5 का पहले MR निकाल लो जाइए. PCl3 का होगा 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, कितना आ रहा है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन प्लस फॉस्फोरस आई थिंक इज 31. तो कितना ऐड करो, कितना आ रहा है टोटल, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन हमें आगे यूज करना होगा. तो पैसे 137.5 और PCl5 का भी निकालो. इसमें आप 35.5 टाइम्स 2 कितना 71 ऐड कर दो ना, इसमें कितना होगा 208.5 लाइक. ठीक है, आप चेक करो. द थर्ड कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस एंड क्लोरीन W हैज अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास which is between that of what or PCl3 and PCl. Why is this information important? अभी आपको आइडिया हो जाएगा. The compound contains 69.6% by mass of chlorine. तो जो बाकी वाला आपका मास होगा वो किसका बन जाएगा, फॉस्फोरस का बन जाएगा. तो आप निकालो 100 में से माइनस करो, कितना आ रहा है 30.4 ऐसे. तो 30.4% जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाय मास ऑफ फॉस्फोरस हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही आपके पास कंपाउंड है ना. 69.6% आपके पास क्लोरीन का मास है, तो फॉस्फोरस का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, 100 में से माइनस कर दो, वो आपके पास आ जाएगा. अब वो सवाल पूछ रहे फॉर 2 मार्क्स, डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ W. तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, आप वो जो आप करते हो एम्पेरिकल फार्मूला का मेथड जो होता है, पहले आप वो अप्लाई करोगे और फिर बाद में एम्पेरिकल फार्मूला से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे. सो फॉस्फोरस में आप क्या लिखोगे, यू विल राइट 30.4 डिवाइड बाय 31, परसेंटेज बाय मास डिवाइड बाय AR होता है ना, आप वो कर रहे हो यहाँ पे लाइक. और यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके पास है 69.6 डिवाइड बाय 35.5. कितना वैल्यू आ रहा है यार, ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस. ये 1 के आसपास ही आएगा ना, कितना आएगा ये 30.4 डिवाइड बाय 31, हाँ 0.98. और ये कितना आ रहा है, इससे रेशियो हमारे पास आ जाएगा ना, ये कितना आ रहा है 1.96. सो रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट, अप्रॉक्सीमेटली 1:2. 1:2 इज नॉट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, 1:2 इज द एम्पेरिकल फार्मूला. तो PCl2 इज व्हाट, इज द एम्पेरिकल फार्मूला है. अब आप चेक करो यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या थी लाइक, एक मिनट यहाँ देखो क्यों मैंने आपसे ऊपर MR कैलकुलेट कराया. ऑफ यू, इफ आई नाउ ऐड PCl2 का मासेस में ऐड करूँगा, अब
तो एम्पेरिकल मास अगर मैं निकालूँ तो इसका जो मास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 31 प्लस वो करो 71 कितना आ रहा है 31 प्लस 71 करो व्हाट्स द वैल्यू 31 प्लस 70 हाँ 102 कैन दिस बी द MR नो प्लीज रिमेंबर 102 इज द एम्पेरिकल मास उसने ऊपर आपको बताया ना मॉलिक्यूलर मास इज बिटवीन PCl3 एंड PCl5 तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वो ऐसा होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास आपका इन दोनों वैल्यूज के बीच में आए तो जैसी सी बात है आप जो नियरेस्ट मल्टीपल होगा वो क्या होगा कि आप टाइम्स 2 कर दो तो मॉलिक्यूलर मास आप जब टाइम्स 2 करोगे मॉलिक्यूलर मास जब आप इसको आप टाइम्स 2 करोगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा दैट विल बिकम व्हाट दैट विल बिकम 104 इज द वैल्यू which is between the MR of what PCl5 and PCl3 इसलिए आपका जो molecular formula होगा वो क्या होगा PCl2 का डबल हो जाएगा and that will become what 204 ही आ रहा है ना अच्छा मैंने 104 लिख दिया यार 204 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 204 and therefore molecular formula of W will be what will be PCl2 को आप क्या करोगे times 2 and that will become what P2Cl4 अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज द राइट आंसर मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ उसने आपको क्वेश्चन में इन्फो दिया एक कि आपके पास जो कंपाउंड W है ना जो अगेन फॉस्फोरस एंड क्लोरीन से ही बना है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो PCl3 और PCl5 के बीच में ऐसे ही ना तो आपको फिर डेटा दिया परसेंटेज बाय मास का उससे आपने पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला वो PCl2 आया मसला ये PCl2 अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता तो उसका मास का होना चाहिए था PCl3 और PCl5 के बीच में भाई वो तो नहीं होगा ना PCl2 का मास कम होगा इन दोनों से लाइक तो इसलिए आप क्या करोगे कि जो आपके पास एम्पेरिकल मास आया आप उसका कोई मल्टीपल निकालोगे इन सच ए वे कि वो PCl3 और PCl5 के मास के बीच में आ जाए तो वो जो क्लोजेस्ट मल्टीपल है एंड ओनली मल्टीपल पॉसिबल व्हाट क्या आप 102 को टाइम्स क्या कर दो 2 कर दो तो आपने अगर एम्पेरिकल मास डबल किया है तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसको भी आप क्या कर दोगे डबल कर दोगे लाइक तो PCl2 आपका क्या था एम्पेरिकल फॉर्मूला था जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो PCl2 को आप टाइम्स 2 कर दो दैट विल बिकम व्हाट P2Cl4 सो इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा कैच किया था कि बहुत सारे बच्चों ने आई एम प्रीटी श्योर एग्जाम के अंदर PCl2 निकाल के बस आंसर लिख दिया होगा दे वुड हैव इग्नोर्ड दिस इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है दैट हैज एन MR व्हिच इज बिटवीन PCl3 एंड PCl5 which was an important information part 4 W is a liquid at room temperature and please don't talk W is a liquid at room temperature and pressure. It reacts vigorously with water to form an acidic solution. Suggest the structure and what and bonding in W and explain your answer. तो आपका structure क्या हो जाएगा? Simple molecular because it is a liquid at what? It is a liquid at what? At room temperature. At room टेम्परेचर या आप ये भी लिख सकते हो लिक्विड है तो लो मेल्टिंग पॉइंट आप लिख दो उसका भी आपको मार्क दे देगा लाइक और फिर आप लिखोगे बॉन्डिंग इज व्हाट कोवेलेंट बिकॉज इट गेट्स व्हाट बिकॉज इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस लाइक ठीक है याद रखो स्ट्रक्चर हैज टू डू विद सिंपल है जाइंट है ये स्ट्रक्चर होता है लाइक समझ में आ गया एंड बॉन्डिंग हैज टू डू विद कोवेलेंट है आयनिक है मेटेलिक है तो अपने ज़हन में रखा करो इन दोनों टर्म्स को आप डिस्क्रीटली मेंशन करो जब आप ये आंसर दे पार्ट का नेक्स्ट पार्ट फिगर 1.1 shows a reaction scheme involving P4 and Cl2 let's go through the entire reaction scheme over here तो आपको दिया हुआ है P4 रिएक्टिंग विद क्लोरीन टू फॉर्म PCl5 पहले मैं ऊपर वाली रो देख रहा हूँ फिर PCl5 रिएक्ट करे एक कंपाउंड C के साथ और आपके पास ये डाइक्लोरो इथेन बन रहा है नजर आ रहा है आपको मोस्ट लाइकली जो कंपाउंड C होगा ये ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें Cl की जगह पहले कुछ और लगा होगा और फिर उसको डिस्प्लेस करके तो ये मोस्ट लाइकली एक डायोल होगा जो C आपके पास होगा लाइक फिर आप देखो यहाँ पे नीचे की तरफ जाओ तो P4 एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और A बना रहे हैं याद रखो P4 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो दो किस्म के ऑक्साइड्स बनते हैं फॉस्फोरस 3 एंड फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड तो ये बेसिकली P4O10 बनाएगा बिकॉज आप एक्सेस ऑक्सीजन यूज कर रहे हो तो दिस हैज टू बी व्हाट फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड विच इज P4O10 लाइक फिर P4O10 को आप वाटर में डालोगे B बन जाएगा तो दैट हैज टू बी फॉस्फोरिक एसिड तो दिस आपके पास जो होगा कंपाउंड वो आगे आपसे पूछेगा बी क्या होगा आपको वहाँ पे लिखना होगा पार्ट 1 सजेस्ट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन रिएक्शन 2 तो आपने बताया रिएक्शन 2 में क्या लिखोगे तो आप लिखोगे ग्रीन गैस फेड्स लाइक ठीक है तो आप लिखोगे ग्रीन गैस फेड्स यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन जो कॉमन मिस्टेक में आप लिखते हो वाइट सॉलिड डिसअपियर्स प्रॉब्लम ये है कि ये भी वाइट सॉलिड है
और इसके बाद जो आता है वो भी वाइट सॉलिड है लाइक। तो प्रॉब्लम है क्या डिस्टिंक्शन नहीं होती। पार्ट 2, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ PCl5। तो ये आपको रटा हुआ चाहिए, दिस इज व्हाट ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, इट इज व्हाट ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। 5 बॉन्ड पे 0 लोन पे जो होता है वो ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होता है। पार्ट 3, राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ A इन रिएक्शन 3। तो आपने P4O10 बनाना है, तो आप P4 + 5O2 करोगे एंड यू विल एंड अप फॉर्मिंग व्हाट P4O10। एक मार्क है तो स्टेट सिंबल का कोई यहाँ मार्क नहीं होगा, आपको वैसे ही लिखना है, आप लिखो। तो P4 सॉलिड होगा, ऑक्सीजन गैसेस होगा, और P4O10 भी क्या होगा, सॉलिड होगा। नेम B विच इज फॉर्म्ड इन बोथ रिएक्शंस 4 and 5। आपने ऐसा नाम लिखना है यहाँ पे जो कि दोनों में बने ना, नहीं आपके पास। तो P4O10 को जब आप पानी में डालोगे तो H3PO4 बनेगा, और इसको जब पानी में डालोगे उससे भी H3PO4 बनेगा। हाँ, यहाँ पे जब आप ये वाला रिएक्शन करते हो एक और प्रोडक्ट भी बनती है जो कि HCl होती है, बट वो यहाँ से तो नहीं आएगी ना, इसलिए आप HCl नहीं ले सकते, इसलिए आपको क्या लिखना था, H3PO4। लेकिन उसने बोला नेम, तो प्लीज नेम इट। समझ में आ गया? आप फॉर्मूला बेशक लिख दो बट नेम इट। द प्रोडक्ट इज H3PO4। इसका कंप्लीट नाम बताओगे आप क्या है? सो द कंप्लीट नेम इज फॉस्फोरिक। इसमें जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 5 होता है, तो अक्सर आप देखते हो लिखा होता है फॉस्फोरिक 5 एसिड। बिल्कुल मार्क नहीं काटेगा, आप टेंशन मत लो। लाइक आप फॉस्फोरिक एसिड लिख के होगा, दैट इज परफेक्टली फाइन। फॉर्मूला साथ दे दो एंड दैट शुड बी इनफ। लाइक मैं लिख रहा इसलिए ताकि आपको ये याद भी रहे। H3PO3 होता है जो कि फॉस्फोरस एसिड होता है, फिर H3PO4 होता है जो फॉस्फोरिक एसिड होता है। इन दोनों के अंदर फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता, ये अपने जहन में रखो। पार्ट 5, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C यूज्ड इन रिएक्शन 6। तो आपको ये बनाना है, तो अभी आपने बताया था मोस्ट लाइकली ये जो C होगा वो क्या होगा, वो डायऑल होगा इस तरह का, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और ये OH जो दोनों हैं वो रिप्लेस होकर किससे आ जाएंगे, क्लोरीन से आपके पास नजर आएंगे। तो आपके पास मोस्ट लाइकली जो C में प्रोडक्ट होएगा, जो रिएक्टेंट C आप यूज़ करो वो क्या होएगा, डायऑल होएगा। दिस इज ईथेन 1,2 डायऑल, जिसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है। ये आपको याद है आपने अल्कोहल्स में जो किया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म हेलोजन एल्केन। उसमें क्लोरीन वाला हेलोजन एल्केन बनाने के लिए आप PCl3, PCl5, SOCl2 ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। लाइक तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं टू मेक व्हाट, हेलोजन एल्केन क्लोरो वाला फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम क्या नाम है, अल्कोहल। नेक्स्ट पार्ट, 1,2 डाइक्लोरोईथेन reacts with NaOH। ये अच्छा पार्ट है यार, I need your attention for this। 1,2 डाइक्लोरोईथेन reacts with NaOH to produce an unsaturated compound। इससे आपको हिंट हो जाना चाहिए कि मोस्ट लाइकली जो NaOH होगा वो इथेनॉलिक होगा, और आप क्या कर रहे होगे, एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे होगे। उसने आपको बताया नहीं है, ये खुद आपको इंट्रोड्यूस करना होना है। C2H3Cl एज शोन इन वॉट रिएक्शन 7 ना। उसने यहाँ पे ना C2H3Cl लिखा है, आप एक होशियारी ये भी कर सकते हो कि जो ऊपर वाला कंपाउंड है ना, आप उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। तो दैट इज C2H4Cl2। सो इफ यू नोटिस, आप इसमें और इसमें डिफरेंस नोट करोगे ना, तो एक HCl का डिफरेंस आ रहा है, ध्यान आ रहा है आपको। लाइक 1 HCl इज व्हाट एलिमिनेटेड इन द रिएक्शन, जो कि आप इथेनॉलिक NaOH के साथ करते हो जब आप एलिमिनेशन स्टेप करते हो। तो रिएक्शन 7 आपको दे दिए, नीचे आपको रिएक्शन दिया हुआ है। पार्ट 1 में पूछा है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म अनसैचुरेटेड। तो जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, तो कंपाउंड क्या हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे, वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। लाइक ठीक है। पार्ट 2, स्टेट द कंडीशंस फॉर रिएक्शन 7। तो आप क्या लिखोगे, NaOH इन इथेनॉल प्लस हीट अंडर reflux। लाइक पार्ट D, कंपाउंड D कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ओनली। तो एक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ यही 3 एलिमेंट्स हैं, कुछ और नहीं है। फिगर 1.2 शोज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ D। तो आपको जो है कंपाउंड D का, जिसमें CH और Cl है, उसका मास स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, विच इज अबंडेंस अगेंस्ट द मास टू चार्ज रेशियो का ग्राफ। पार्ट 1, एक्सप्लेन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ पीक्स 1 and 2 in the mass spectrum in figure 1.2। You had to explain the relative abundance। तो यहाँ देखिए एक में ओवरव्यू, जो पीक 1 आपको नजर आ रहा है विच इज एट अ मास टू चार्ज रेशियो ऑफ 60, और जो पीक 2 आपको नजर आ रहा है विच इज एट अ मास टू चार्ज रेशियो ऑफ 62। You had to yourself pick कि ये जो पीक्स है ये मोस्ट लाइकली M और M+2 की पीक्स हैं विच आर इन द रेशियो 3:1। कैन यू सी दैट? आपके पास ये वाला जो पीक है इसका अबंडेंस ऑलमोस्ट 100% है, नजर आ रहा है। और इस वाले का जो पीक है आप ग्राफ से नोट करो, इट इज व्हाट अप्रोक्सीमेटली 34-30, आप कुछ भी लिख लो, कोई मसला नहीं है। रफली जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा,
3:1 आएगा। और जब भी m और m+2 पीक का रेशो 3:1 आता है तो आपका जो है वो कंपाउंड जो हेलोजन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, क्लोरीन होता है। इसमें बस एक छोटा एक में यहाँ देखो, एक छोटी सी और चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहा था आंसर के अंदर, वो ये था। एक में यहाँ देखो प्लीज। मैं अगर आपसे पूछूं कि कंपाउंड डी में ये हैं 3 चीज़ें, तो बताओ क्लोरीन कितने प्रेजेंट हैं, तो आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज़ करते तो अगर मॉलिक्यूलर आयन पीक का मास इज 60 तो यू कैन नॉट हैव मोर देन 1 क्लोरीन इन द कंपाउंड, बिकॉज क्लोरीन का जो AR होता है वो क्या होता है 35.5। अरे 2 में तो 70 से ऊपर चला जाएगा ना, पॉसिबल ही नहीं है कि 2 क्लोरीन हो। सो दे एक्सपेक्टेड, जो पहला वाला पार्ट आपको दिया था कि उसमें आप लिख के आते दैट द कंपाउंड ओनली हैज़ व्हाट 1 क्लोरीन एटम, रेशियो के साथ आप ये भी लिख के आते। तो आपका आंसर यहाँ पे ये था फॉर पार्ट 1 दैट द relative ratio of relative abundance of peaks 1 and 2 is what is 3:1, which is the ratio of what, which is the ratio of isotopes of chlorine, isotopes of what, of chlorine। और साथ आपने लिखा था and compound D has 1 chlorine atom, has what, has 1 chlorine atom। Last part was deduction वाला part, suggest the structure of D, जो कि आपने डिड्यूस करना था फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। अगर D का MR is 60, प्लीज यहाँ देखिए ऑफ, आपने ऊपर मास टू चार्ज से रिड्यूस कर लिया भाई, MR 60 होगा बिकॉज M और M+2 पीक थी ना, M पीक का आपने मास ले लिया 60। अब इस 60 में से एक मिनट यहाँ देखो यार प्लीज ऑफ यू, इस 60 में से क्लोरीन इज 35 आपको पता है लाइक, तो आप वो आराम से क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और आप क्लोरीन का क्योंकि ये मास स्पेक्ट्रम है ना, तो ये जो आपके पास होगा ना M वाली पीक, उसमें क्लोरीन 35 होगा लाइक, M+2 में क्लोरीन क्या होता है 37 होता है। तो आपको पता है मास ऑफ वर्ड ऑफ क्लोरीन विल बी टेकन एज 35। आप 35.5 भी लेते हो आपका आंसर वही आता है क्योंकि स्ट्रक्चर का मार्क था, बट यू शुड अप्लाई दैट लॉजिक ना कि भाई मास टू चार्ज रेशियो में 60 और 62 में फ़र्क क्या होता है कि एक में क्लोरीन 35 होता है और एक में क्लोरीन क्या होता है 37 होता है। तो यहाँ पे आप 60 ले रहे हो तो क्लोरीन 35 होगा, तो रिमेनिंग मास क्या हो जाएगा, रिमेनिंग मास विल बी व्हाट, रिमेनिंग मास will be 60 minus 35, which will be equal to what, which will be equal to 25। अब 25 में आप क्या लगा सकते थे, बस ये आपको देखना था यार। एक मिनट यहाँ देखोगे प्लीज़, 25 के अंदर आप बोलो कि सर 2 कार्बन ले लें, मैं ले लेता हूँ लाइक, तो C2 24 हो गया, तो एक H बच जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका C2HCl, एंड दैट वाज द राइट आंसर। बट मैं आपको स्ट्रक्चर अब दिखाता हूँ वो क्या था, रुक जाओ। आपके पास जो एक्चुअल आंसर था दैट वाज देयरफॉर व्हाट, C2HCl। They expected that you showed the structure as well। C2HCl is a highly unsaturated compound। तो यहाँ पे सिर्फ क्या चीज़ है, जब आप ये बनाने जाओगे ना, लेट्स से आपने 2 कार्बन को कनेक्ट किया सिंगल बॉन्ड से, करेक्ट, आपने दोनों कार्बन को कनेक्ट कर दिया सिंगल बॉन्ड से। आप सोचोगे किस तरह एग्जाम में, मैं वो आपको यहाँ बता रहा हूँ। एक H और एक Cl है, ऐसे ही है ना, तो लेट्स से मैं एक H यहाँ लगा देता हूँ, एक Cl यहाँ, कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता, याद रखो। You cannot have any other element, that is the catch here। But carbon should form, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है वो बन गया, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है वो बन गया, कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, but there is no other element left। So जो बाकी 2 बॉन्ड्स रह गए थे ना कार्बन का आपको 4 बॉन्ड बनाने के लिए, वो आप कार्बन्स के बीच में ही बना दोगे लाइक, और आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा जो कि आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, which is what, which is क्लोरोईथाइन। इसको क्लोरोईथाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, The group 2 elements show metallic bonding, define metallic bonding like। तो आप क्या लिखोगे, electrostatic force of attraction between, this word is important, so electrostatic force of attraction between cations and delocalized electrons, and what, delocalized electrons। Part B, the group 2 elements form stable 2+ cations। State and explain the variation in the ionic radius of group 2 elements down the group। तो आप down the group जाओगे, increase होगा, why, because shell number of shells क्या हो रहे होंगे, increase हो रहे होंगे। तो आप क्या लिखोगे like the ionic radius increases, ionic radius
ये डाउन द ग्रुप है, अक्रॉस द पीरियड नहीं है, डाउन द ग्रुप है. आयनिक रेडियस इंक्रीजेज बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इंक्रीज, बिकॉज द नंबर ऑफ, भाई सब अपने जब कैटायन बनाएंगे आखिरी शेल तो सबकी उड़ जाएगी ना, लेकिन अंदर वाली शेल्स तो रहेंगी ना भाई, तो वो टोटल नंबर ऑफ शेल्स जो होगा वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा. सी है, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स increase down the group. Increase what? Increase down the group. Part 2. Table 2.1 shows successive ionization energy values for beryllium. Beryllium group 2 में by the way, अगर आपको याद नहीं भी हो तो आप आराम से periodic table खोलो और पहले beryllium देख लो आप. So beryllium is what? Beryllium is a group 2 का एलिमेंट, यानी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब आप आयनाइजेशन एनर्जी अगर वैल्यूज देखो तो फर्स्ट 2 में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, आपको नजर आ रहा है, बट एज यू गो फ्रॉम द सेकंड टू द थर्ड देयर इज अ मैसिव जंप, बिकॉज आपके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन के बाद जब थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो कहाँ से रिमूव होगा, एक इनर वाली शेल से रिमूव होगा. शेल नंबर चेंज हुआ है, इसलिए देयर इज अ मैसिव जंप दैट यू सी बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. अब वो बोल रहा है आपको फर्स्ट पार्ट में यूज टेबल 2.1 to state and explain the general trend in these values and the significance of the large difference between the second and third ionization energies. तो आपने 2 मार्क के लिए क्या लिखना था कि जनरल ट्रेंड क्या है, आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड है जो आपको नजर आ रहा है. और क्यों नजर आता है, बिकॉज जिस तरह इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली रिमूव होते जाते हैं तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है फॉर द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज होती जाती है. तो आप पहले मार्क के लिए क्या लिखोगे, दैट देयर इज व्हाट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज. आप ये भी लिख सकते हो कि शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, वो भी सही है, आप लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो. सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज increase because of what, because of greater nuclear attraction for what, for remaining electrons, for remaining electrons. और फिर आप दूसरे मार्क के लिए जंप के बारे में बताओ, that the large jump from second to third signifies the removal of an electron, removal of the third electron from an inner shell. From what? From an inner shell. याद रखो जब भी शेल नंबर चेंज होता है तो आपके पास एक बड़ा जंप आता है, तो सेकंड और थर्ड के बीच में जो बड़ा जंप है वो क्यों आ रहा है, बिकॉज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 रिमूव कर दिया, उसके बाद थर्ड जब रिमूव किया तो आपको एक ह्यूज क्या नजर आया, जंप नजर आया लाएगा. या यू कैन राइट, बट लाइक आपको बताना होगा वो जंप के लिए कि आपके पास जंप इसलिए आ रहा है बिकॉज आपके पास शेल नंबर चेंज होगा. यू नीड टू स्पेसिफाई कि शेल नंबर. चलिए नेक्स्ट पार्ट. All the group 2 elements except beryllium have more than one stable isotope. चलो भाई मैं दुआ पढ़ रहा हूँ. All the group 2 elements except beryllium have more than one stable isotope. Beryllium exists as a single isotope which is mass number 9 वाला. Okay. Describe the distribution of mass within an atom of beryllium. So all that this question expected was कि आप ये लिख के आओ कि भाई ज़्यादातर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि मास वाले एंटिटीज़ होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट होते हैं किसमें, न्यूक्लियस के अंदर. और इलेक्ट्रॉन्स इनका नेग्लिजिबल मास होता है, वो कहाँ होते हैं, इन शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस. तो आपको 2 मार्क के लिए बस क्या लिखना कि मोस्ट ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स with the most mass are concentrated within what, within the nucleus, and electrons with negligible mass are present in what, or present, क्योंकि उसने डिस्ट्रीब्यूशन का बोला है ना, तो मेक श्योर आप बताओ कहाँ है. लाई मोस्ट, वैसे भी हर एटम का यही होता है, मोस्ट मास इज कॉन्सेंट्रेटेड विद इन द न्यूक्लियस बिकॉज प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस में होते हैं. लाइक फॉर
like you don't have to put the mass number here. You mean the actual value? No, you don't have to put that. Like they just wanted to know distribution of mass, not the actual value. Shh. Electrons with negative mass are present in shells around the nucleus. Are present in what? In shells around the complete table 2.2 to show the numbers of protons and neutrons in the isotopes of magnesium. So magnesium जो होता है वो आपका period 3 और group 2 का element है with a proton number of 12, okay? और इसने आपको मैग्नीशियम के तीनों आइसोटोप्स का मास नंबर दिया हुआ है. तो सब में प्रोटॉन तो 12 ही होएगा बिकॉज सेम ही एलिमेंट है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करेगा फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस. तो वो आप 24 माइनस 12 करोगे तो यहाँ आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. 25 माइनस 12 करोगे तो यहाँ के नंबर ऑफ मैग्नीशियम 25 के न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे. एंड 26 माइनस 12 करोगे तो आपके पास मैग्नीशियम 26 के न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे. दीज आर ऑल आइसोटोप्स. These are all isotopes. So जाहिर सी बात है proton number will be the same, but the neutron. Yeah, please don't talk. Part 3. Figure 2.1 shows the behavior of beam of protons in an electric field. Complete figure 2.1 to show the behavior of separate beams of neutrons and electrons in the same electric field. Label your diagram clearly. Assume that the beams of each particle are moving at the same velocity. तो पहले हम न्यूट्रॉन शो करते हैं जो कि बेसिकली बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन का बगैर पास कर जाएगा. तो आपके पास जो न्यूट्रॉन होएगा दैट विल लुक, आप यहीं से स्टार्ट करो और बिल्कुल सीधा लाइन शो कर दो. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? बीम ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा. दिस विल बी व्हाट? A beam of neutron. It should be what? A straight line. और प्लीज़ ये रूलर से ही बनाना, अपने हाथ से स्केच मत करना. लाइक जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे they will deflect in the opposite direction. ये आपका जो है वो नेगेटिव प्लेट है. ये आप because protons. या प्लीज डोंट टॉक यार. We need to finish on time. Please don't talk. आपको आते हैं दूसरों को पढ़ने दो प्लीज डोंट टॉक. जो आपके पास नीचे वाला प्लेट है दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज. तो आप जब इलेक्ट्रॉन पास करोगे तो मेक श्योर इसमें बस एक गलती ये नहीं करना कि आप जब डिफ्लेक्शन करना स्टार्ट करोगे लाइक तो आप डिफ्लेक्शन वहाँ स्टार्ट करना जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है लाइक. ठीक है, आप पहले से मत डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देना कि यहाँ से आप अपना लाइन बनाना शुरू करो और डिफ्लेक्शन पहले से यहाँ जा रही है. अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन बिल्कुल दैट इज रॉन्ग. डिफ्लेक्शन मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो रहा है. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एंड इन अ विद अ ग्रेटर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. तो आप जब यहाँ पे बीम बनाओगे लाइक इलेक्ट्रॉन्स का तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल सीधा 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 उसको लेके जाओ जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. और फिर आप क्या करो, आप इसको जो है वो ग्रेटर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिखा दो. अब आपको अगर इसको जो है वो लेट्स से इसमें आप एग्जाम के अंदर एक मिनट यहाँ देखो यार, एग्जाम के अंदर अगर आप लेट्स से इसको प्लेट से भी स्ट्राइक कर देते ना लाइक तो कोई मसला नहीं होता. एग्जामिनर आपको बिल्कुल सही कर देता है एज लॉन्ग एज दिस एंगल इज मोर. ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है एंड डिफ्लेक्शन इज इन द राइट डायरेक्शन, यू विल गेट योर मार्क जो आपको चाहिए लाइक. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स को हो जाएगा. यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट लाइकली किस तरह होगा? 1 मार्क फॉर द न्यूट्रॉन का स्ट्रेट बीम एंड 2 मार्क्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स. वो 2 मार्क्स इलेक्ट्रॉन के कहाँ होंगे? राइट डायरेक्शन एंड द ग्रेटर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. दोनों का एक एक मार्क होगा और आपको जो है वो टोटल 3 मार्क इस पार्ट के लिए जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट सॉरी. State what is observed when dilute HCl is added to separate samples of barium oxide and barium carbonate. What is observed? तो barium oxide और HCl करोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉलिड डिसअपियर हो जाएगा आपके पास, या सॉलिड डिसॉल्व लिख दो वो भी. राइट टर्म इज डिसॉल्व होएगा लाइक वो डिसअपियर होएगा बट उसने डिसॉल्व भी सही कर दिया मांगे में लाइक. सो प्लीज मैं बता रहा हूँ सॉलिड व्हाट? सॉलिड डिसअपियर्स. यहाँ आप क्या लिखोगे? सॉलिड डिसअपियर्स. बेरियम कार्बोनेट में दोनों चीजें आप लिख सकते हो. सॉलिड नो यहाँ नजर नहीं आएगा ना बिकॉज वो आपके पास आप वाइट पीपीटी बोलना चाह रहे हो ना तुम. सो बेरियम क्लोराइड का तुम्हें कैसे पता पीपीटी बनना है? लाइक बेरियम क्लोराइड जो होता है लाइक दैट इज नॉट कम्प्लीटली इनसॉल्युबल एज कम्पेयर टू जिस तरह बेरियम सल्फेट होता है. तो डोंट राइट दैट. जो पार्ट 2 है यहाँ पे बेरियम कार्बोनेट, इसके अंदर भी सॉलिड डिसअपियर होगा बट एक और ऑब्जर्वेशन आएगी, एफरवेसेंस. व्हाई? कार्बन डाइऑक्साइड. तो आप क्या लिखोगे? सॉलिड डिसअपियर्स, सॉलिड डिसअपियर्स and there is what? And there is effervescence. There is what? Effervescence because CO2 यहाँ प्रोड्यूस होगा तो इसलिए आप effervescence यहाँ पे लिखोगे. Like part 2, write an equation for the reaction of strontium
with an excess of cold water. तो ये vigorous reaction होगा, strontium water से react करेगा, strontium hydroxide बनाएगा, साथ आपके पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा. इसको अब आप बैलेंस कर लो, ऐसे बैलेंस ना हो, 2 oxygen 4 हाइड्रोजन बिल्कुल बैलेंस हो गया. लाइक पार्ट 3, स्टेट द वेरिएशन इन सॉलिबिलिटी, स्टेट द वेरिएशन इन सॉलिबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट डाउन द ग्रुप. सो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. आप क्या लिखोगे, इट डिक्रीजेस डाउन द group, decreases down the group. Next question. The halogens chlorine, bromine and iodine show trends in chemical and physical properties down the group. Table 3.1 shows some properties of chlorine, bromine and iodine. आपको कुछ properties दिया हुआ है और 2 blanks आपके लिए छोड़ दिए हैं. क्या आप fill करोगे लाइक, और वो कलर और स्टेट के हैं. ब्रोमीन का जो कलर अब आप याद करके जाओगे, बिकॉज ये मोस्ट रीसेंट आपके पास पेपर है, ब्राउन लिक्विड. आप क्या याद करके जाओगे, दैट दिस इज अ ब्राउन लिक्विड. और आयोडीन में ब्लैक या ग्रे में से कोई एक लेते हैं ना, सिल्वरी ग्रे भी लिखा होता है, आप ब्लैक ग्रे बस इनमें से कोई एक लिख के आना. लाइक नो, डोंट पुट डाउन अदर कलर. सो दिस विल बी अ ब्लैक सॉलिड. ये आपसे आगे पूछेगा, हमने ऑलरेडी फिल कर दिया इसको. पार्ट A1 कंप्लीट टेबल 3.1 हमने ऑलरेडी कर दिया वो. पार्ट 2, Part 2. The bond energy values in table 3.1 refer to the XX bond where X is the halogen. Explain the trend in the bond strength of the XX bond in the halogen. यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए था, हम यूजली जब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, द आइडियल पैरामीटर बाय फार इज एनर्जी वैल्यूज, बॉन्ड एनर्जी वैल्यू. लेकिन वो तो उसने खुद दे दी ना भाई, तो आपका आंसर अब बॉन्ड एनर्जी नहीं इंक्लूड कर सकता लाइक. तो अब आप बॉन्ड लेंथ के रेफरेंस से आंसर दोगे लाइक. आपको बताना होगा, आपको ये पता है बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है. वो क्यों इंक्रीज होती है, बिकॉज साइज या रेडियस ऑफ द हेलोजन क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो आप क्या लिखोगे फॉर द फर्स्ट मार्क, दैट द रेडियस ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ द हेलोजन, the radius of what, of the halogen increases down the group, which increases x to x bond length, which increases XX bond length, thereby weakening what, weakening the bond. Please remember, यहाँ पे bond आप normally जब किसी भी bond की strength की बात करते हो ना, the gold standard by far are the bond energy values. यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट क्या था, उसने खुद आपको दे दी ना बॉन्ड एनर्जी. तो फिर आप बॉन्ड एनर्जी दोबारा मत लिखो, आप लिखोगे तो अपना मत स्पेस कंज्यूम कर रहोगे, आपको उसका मार्क नहीं मिलना लाइक. तो आप आंसर अपना फ्रेज ही पूरा आंसर का बेसिस ही आप बॉन्ड लेंथ के ऊपर बनाओ लाइक. आप क्या लिखोगे लाइक कि XX बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है. क्यों, बिकॉज साइज ऑफ द हेलोजन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है लाइक. आपने ये लिखना था यहाँ पे टू गेन 2 marks for this part. Part B. Explain with the use of an equation how chlorine is used in water purification and state the role of the active species produced. Do you remember what happens when chlorine is added to water? वो reaction याद है आपको? So chlorine जब आप पानी में डालते हो और आप पहले मार्क के लिए इक्वेशन लिख के आओ. आपको क्यों लंबा भाषण लिखना, आप इक्वेशन लिख के आओ लाइक व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू H2O, तो आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है and we end up producing what, HCl plus what, HOCl. You remember this reaction, आपको याद आया ये. This HOCl is the active species. This acts as what, as the bactericidal. ये bleaching agent होता है and it acts as what, as a bactericidal. It has bactericidal properties. Yeah, it kills bacteria. आप इतना लिख दो like bactericidal means to kill bacteria. So the active species here, the active species is ClO negative. यहाँ पे आप दूसरे मार्क पे लिखोगे ClO negative. एक मिनट, ClO negative is what, is the active species, is what, is the active species. So for that one, what's the active? With what, with same ClO negative. With what, with bleaching properties, it kills what, it kills बैक्टीरिया. इट किल्स व्हाट, बैक्टीरिया. बस आप सिंपल स्टेट में, आपका एक्चुअल ये था जो मार्किंग पॉइंट था ना दूसरा वाला, वो ये था कि इक्वेशन लिखने के बाद आप एक्टिव स्पीशी आइडेंटिफाई करो और बताओ वो करेगा क्या. तो वो आपने वो यहाँ पे लिख दिया. HCl plus what? H plus. Yeah, that's fine. कर दे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Yeah.
Yeah, don't please just don't use the word sterilization. Please mention specifically, or because आपके कोर्स का learning outcome है ये, write it kills bacteria. Like you have to write the statement it kills bacteria. Okay. Part C, the sodium halide. Please don't. Please, hello. Ali and please don't. Please. Part C, the sodium halides in table 3.1 also show trends in chemical properties. Identify the sodium halide that reacts with concentrated sulfuric acid to form H2S. सिर्फ एक ही सोडियम halide है जो कि H2S बनाता है, and that is sodium iodide. Part 2, identify the sodium halide that only undergoes a bronzyluric acid based reaction with concentrated H2SO4. तो that will be what? दो ही होते हैं, NaCl और NaF. NaCl NaF, तो यहाँ पे सिर्फ NaCl मेंशन है, आप वो लिख के आओगे. Part 3, a student adds a few drops of silver nitrate to a solution of NaBr. State what is observed. तो आप cream या off white color कोई भी लिखाओ, and that will help you gain the only mark away part. Next part, iodine monobromide, which is IBr. Iodine monobromide is a dark red solid that melts near room temperature. By the way, iodine bromine में ज़्यादा electronegative कौन सा है, कम कौन सा है? ज़्यादा bromine is more electronegative. So this will be partial negative, this will be partial positive. Iodine monobromide difference is small, but मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ like कि आपके पास ज़्यादा और कम कौन सा है. Iodine monobromide is a dark solid that melts near room temperature. IBr reacts with propene. Bromine बोल रहा हूँ like. The mechanism for this reaction is the same as the mechanism for that of HBr with propene. तो ये आपके पास जो मैकेनिज्म होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है. लाइक जब एल्कीन में आप HBr ऐड करते हो तो वही मैकेनिज्म IBr का भी होगा, बस H की जगह यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है. ये अपने ज़हन में रखो. आइडेंटिफाई ऑल द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ IBr. तो चूंकि ये मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ओवरऑल, तो आपके पास PD फोर्सेस भी होंगी और ID फोर्सेस भी होंगी. लाइक तो आप क्या लिखोगे, इंस्टेंटेनियस डायपोल, induced dipole forces, and permanent dipole forces. Permanent dipole forces. Permanent dipole. Why don't you add hydrogen bonds? Forces. There are no hydrogen bonds here. Part 2. Name the mechanism involved in the reaction of IBr with propene. तो जो mechanism होगा, So how do we know that PD is positive? because polar है ना यार, ये polar मिलेगा. Bromine is more, it's above iodine in the group, no? So bromine is more electronegative. Name the mechanism involved in the reaction of IBr with propene. So that will be what? Electrophilic addition mechanism. Part 3. The reaction of IBr with propene forms two structural isomers. Draw the two structural isomers shown by these molecules. Simple है भाई, I और Br की पोजीशन आप चेंज कर दो ना, दो आपके पास बन जाएंगे. तो एक आपके पास जो बनेगा आइसोमर, उसमें आप क्या करो कि आप आयोडीन यहाँ डाल दो और ब्रोमीन यहाँ डाल दो, और दूसरा वाला आइसोमर जो आप बनाओगे उसके अंदर आप आयोडीन और ब्रोमीन की पोजीशन को क्या कर दो, चेंज कर दो. या आपस में एक्चुअली जो बने वो पोजीशन आइसोमर्स हैं. प्लीज रिमेंबर, बिकॉज ऐसी सी बात है, जब IBr अटैक करेगा तो आप एक्सपेक्ट करोगे आयोडीन जब अटैक करेगा और फिर ब्रोमीन जब आके जुड़ेगा, तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी आयोडीन पहले जुड़े फिर ब्रोमीन, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ब्रोमीन पहले लाई. तो प्रोपीन है ना आपके पास. So don't you make a double bond? नो ना यार, ऐड हो गया ना भाई, डबल बॉन्ड चला गया ना यार. सो दिस इज व्हाट, दीज आर द टू आइसोमर्स दैट यू विल एंड अप हैविंग जब आप IBr ऐड कर दोगे. पार्ट 4. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शोन बाय द मॉलिक्यूल्स इन D3. तो ये क्या हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म. क्या हो जाएगा, this will be positional isomerism. Last part, explain why the two structural isomers do not form in equilibrium. This was the only part जिसमें हो सकता है मार्क्स लूज हुआ एक्चुअल बच्चों का, लाइक बिकॉज वो 2 मार्क के लिए 2 चीज़ें यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था. पहला चीज़ was this कि IBr पोलर है, IBr is polar, is polar, and hence the partial positive side of iodine attacks
फर्स्ट, और आपको पहला मार्क मिल जाता। ब्रोमीन पहले अटैक नहीं करेगा, आयोडीन पहले अटैक करेगा, बिकॉज आयोडीन पार्शियल पॉजिटिव होता है और वो अट्रैक्ट होता है पाई बॉन्ड से। एक मार्क इस पे दिया था, और दूसरा मार्क दिया था फॉर मेंशनिंग कि जब अटैक होगा ना तो जो मोस्ट कॉमन कार्बोकैटाइन बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा, बिकॉज इट इज व्हाट मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकैटाइन। तो आपको दूसरा मार्क मिला था फॉर राइटिंग दैट the major intermediate product, the major intermediate form will be what? Will be a secondary carbocation. Will be what? Will be a secondary carbocation. आपने फॉर्मूला लिखना है, अब लिख सकते हो, नाम ही लिखो। या बेसिकली आपके पास जो 2 मार्क था वो क्यों मिलेगा? आपने बताया था वो दोनों आइसोमर्स इक्वल क्यों नहीं बनेंगे? इससे नहीं बनेंगे बिकॉज दोनों साइड्स ऑफ द मॉलिक्यूल जो है ना, आई और बी आर, वो इक्वल नहीं है ना। आपके पास आई बी आर जब आप मॉलिक्यूल देखते हो तो उसमें ये वाला साइड पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से कौन सी साइड जाके डबल बॉन्ड को अटैक करेगा? ये वाला साइड अटैक करेगा, जिसकी वजह से इनहेरेंटली आपके पास जो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट अमाउंट में बनेंगे, सेम नहीं बनेंगे। आई पहले जाके लगेगा, और लगेगा भी कहाँ? वहां जाके लगेगा जहां आप एक्सपेक्ट करोगे सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बने, तो वो कहां लगना चाहिए? जो टर्मिनल होता है वहां लगना चाहिए। तो आपके पास आए प्रेफरेंशियली यहां जाके लग जाएगा, ताकि ये वाला कार्बन क्या आ जाए? पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन जाए, और फिर बी आर यहाँ के लगेगा। सो दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म वे मोर इन अमाउंट एज कम्पेयर टू व्हाट? उसने पूछा नहीं है कौन सा ज़्यादा बनेगा, लेकिन अगर वो पूछ लेता तो आप क्या लिखते? ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, बिकॉज आई पहले अटैक करके यहाँ जाके लगेगा ताकि सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बने, और फिर ब्रोमीन आके लगेगा, और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट जो है वो आप बेशक लिख लो कि ये आपके पास यहाँ पे क्या होएगा? मेजर प्रोडक्ट ये होएगा, एंड मोस्ट लाइकली माइनर प्रोडक्ट आपका जो है वो ये यहाँ पे बन रहा। सो अगेन मैं ये पार्ट रिपीट कर देता हूँ। Explain why the 2 structural isomers do not form in equal amounts. तो आपका 2 में से पहला marking point is regarding the polar nature of IBr with iodine वाली side being partial positive, तो ये attack करेगी क्या नाम है double bond को, and the major intermediate form will be what? Will be a secondary carbocation. यहाँ लिख देता हूँ which is more stable than primary, more stable than primary due to what? Due to a greater positive inductive effect. Due to what? Due to a greater positive inductive effect. ठीक है? Last question. ये आसान है, easy picking है। Figure 4.1 shows compounds J2M each of which contains 4 carbon atoms. तो आपके पास 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं J से लेके M तक with different functional groups. J के अंदर जो functional group है that is aldehyde, हम सारे लिख लेते हैं ना पहले। K के अंदर जो दिया हुआ है that is a ketone. L के अंदर जो दिया हुआ है that is a secondary alcohol. और M के अंदर जो दिया हुआ है that is what? That is a carboxylic acid group. That is a carboxylic acid group. Table 4.1 gives details of tests on J2M. In each test, only 2 compounds give a positive result. Complete table 4.1. तो जो पहला आपको रिएजेंट दिया हुआ है एसिडिफाइड डाइक्रोमेट दिया हुआ है आपको, और बताया कि इसके साथ सिर्फ J और L पॉजिटिव रिजल्ट शो करेंगे। ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है वो आपसे क्या होगा, तो कलर चेंज याद है आपको क्या होता है? ऑरेंज टू ग्रीन। सो देयर विल बी अ कलर चेंज फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। दूसरा वाला आप देखो अल्कलाइन एक्वासाइडीन में येलो पीपीडी। अब आपने ऊपर से 2 लेटर आइडेंटिफाई करने जो अल्कलाइन एक्वासाइडीन के साथ पॉजिटिव रिजल्ट के, कौन सा है? KNL। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आपके पास जो 2 हो जाएंगे दैट विल बी KNL। गुड। तो थर्ड वाला जो दिया हुआ है ऑरेंज पीपीडी है वो एक ही है 2,4-DNPH। तो प्लीज़ पूरा नाम लिखाना, लाइक 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल। प्लीज़ पूरा नाम बिल्कुल याद रख के जाना है, लाइक समझ में आ गई। पार्ट जो रिएजेंट है लास्ट वाला दैट इज सोडियम। सोडियम के साथ कौन से 2 रिएक्ट करेंगे? 2 ही हैं, LNM। तो आपके पास LNM रिएक्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होएगा? हाइड्रो बबल एफर्वेसेंस। तो आप क्या लिखोगे? बबल्स आपको प्रोड्यूस होंगे, so that will be what? That will be effervescence. Okay, last part.
K reacts with HCN in the presence of a KCN catalyst forming N. Complete figure 4.2 to show the mechanism for this reaction. और आपके लिए 4 मार्क का इजी पिकिंग है. आपने क्या क्या शो करना है? चार्जेस, डायपोल्स, लोन पेयर्स एंड कर्ली एरोज एज अप्रोप्रिएट. उसने आपके लिए कुछ शुरू की चीज़ कर दी है. लेट्स शो द. सो आपके पास ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव होगा. There will be one curly arrow going from what? From here to here to this carbon, and there will be another curly arrow that you will draw that will go from what? From this bond to the oxygen. आपके पास फिर intermediate बनेगा. The intermediate will look something like this. आपके पास ऑक्सीजन पे लोन पेयर है विथ नेगेटिव. आपने यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड तोड़ा है ना आपके पास, तो ये आपके पास C2H5 आ जाएगा, ये आपके पास CH3 आ जाएगा, और एक जगह आप क्या लगा दोगे? अब CN लगा दोगे. एंड फॉर द नेक्स्ट कर्ली एरो आप क्या करोगे? आप इस लोन पेयर से जो ऑक्सीजन का है कर्ली एरो एक ओरिजिनेट करोगे, जो कि H प्लस क्या कर लेगा? गेन कर लेगा. आपको HCN शो करना है, आप बिल्कुल वो भी शो कर सकते हो. लाइक अब मार्क्स की में ये ज़्यादा ईजियर तरीके से शो किया हुआ है, तो आप वही यूज़ कर लो भाई. आप HCN क्यों यूज़ करो? आप राइट ही यूज़ कर लो. अनलेस वो यहाँ पे ये बोलता ना रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट भी दिखाना है, तब HCN इंपॉर्टेंट हो जाता. बिकॉज फिर आप एंड में क्या शो करते? CN निकलता हुआ भी बिल्कुल बिल्कुल आप शो कर सकते हो, बिल्कुल शो कर सकते हो. लाइक ठीक है. नेक्स्ट वाला पार्ट. आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ कंपाउंड्स of which N is a member. N. So what is the answer? Hydroxynitrile. The correct answer is nitrile will be wrong. Okay, it will not be correct. Like so, the correct answer is hydroxynitrile. इसका कोई और एक और alternative नाम बता दे for 500 rupees. हाँ? Almost there. Cyanido. Guys, where's the ketone or aldehyde? How is it cyan? कोई एक ऑल्टरनेटिव नाम बता दो फॉर 500 रुपीज. हाँ? नो तो व्हाट इज हाइड्रोक्सीनाइट्राइल हो गया ना. या you your suffix is wrong. 1, 2, 3. हाँ? Oxo something. No, oxo is ketone and aldehyde. Yeah. It's known as cyanohydrins. Cyanohydrins. Hydrogen. Part 3. इसलिए मैंने 500 रुपये रखा. That's why we Sir, carbon is But she is absolutely right. If you were to predict that, ना, it should have been cyanohydroxy. मतलब कि अगर आप उल्टा करके लिखते, but वो सही नाम नहीं है. Why? Because CN जो होता है ज़्यादा पावरफुल फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए आप हाइड्रोक्सीनाइट्राइल हमेशा लिखते हो. लाइक पार्ट 3. N has a chiral center. Explain what is meant by chiral center. तो आप लिखोगे carbon with what? sp3 hybridized. Carbon with 4 different groups attached. बिल्कुल sp3 लिख सकते हो. 2 मार्क का नहीं ना, 1 मार्क का. लाइक with 4. No, that's fine. जगह है, लिख दो. Like 4 different groups with 4 different groups attached. ठीक है भाई.